नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज आपको रूस की क्रांति, उसके बाद चाइना की क्रांति पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। रूस की क्रांति वही जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था, मार्क्सवाद। कार्ल मार्क्स साम्यवाद या कम्युनिस्ट, दोनों एक ही शब्द है, जिसके अंदर आपको देखने को मिला कि उसने सर्वहारा वर्ग पे क्या किया है, जोर दिया है। और सर्वहारा वर्ग को कहा है कि आप सत्ता पे काबिज होइए, उसके बाद सबको समान रूप से स्थापित कीजिए। इस प्रकार एक सर्वहारा समाज स्थापित होगा, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज स्थापित होगा। इस बात को आगे ले जाने वाले उनके अनुयायी थे लेनिन, स्टालिन और माओ। इन तीनों ने ही आपको रूस की क्रांति में लेनिन और स्टालिन देखने को मिलेंगे, तो वहीं माओवाद, माओ से तुंग, जो हमें देखने को मिलेंगे कहाँ पे, चाइना के अंदर। ठीक है। एक शब्द कहा गया था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्ल मार्क्स एक अच्छा इतिहास भविष्यवक्ता साबित नहीं हो पाया। क्यों? उसने कहा था कि औद्योगिक क्रांति जिस देश में होगी, वहाँ के श्रमिक मिलकर सर्वहारा वर्ग के रूप में क्रांति का आगाज करेंगे। लेकिन उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे? सबसे कृषि प्रधान देश रूस के अंदर हमें क्रांति देखने को मिलती है, बजाय ब्रिटेन के। उसके बाद आपको लेनिन मत देता है कि किस प्रकार साम्राज्यवादी देशों ने सर्वहारा क्रांति को होने से रोक दिया। साम्राज्यवादी नीति के तहत उन्होंने अपने उपनिवेशों के श्रमिकों का शोषण किया, बजाय अपने श्रमिकों का शोषण करने की बजाय उन्होंने वहाँ से प्राप्त जो लाभ था उसका कुछ हिस्सा श्रमिकों पे बांट दिया, जिसके कारण वो लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। लेकिन फिर इसने अपनी बुक लिखी है लेनिन ने 1916 में। उसमें कहा है इसने, बुक का नाम है साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। ठीक है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। इसके अंदर ये कहता है कि इस प्रकार जो इन्होंने क्रांति सर्वहारा वर्ग की दबा दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये साम्राज्यवाद क्या करेगा, यूरोपीय युद्ध में तब्दील हो जाएगा। उस समय श्रमिकों के जो अधिकार हैं, जो श्रमिकों की स्थिति है, वो बिल्कुल डाउनफॉल पे चली जाएगी, यानी गिर जाएगी। उसके बाद ये श्रमिक वापस क्या करेंगे, क्रांति करेंगे, तब हमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। दूसरा, रूस के लिए ये कहता है, लेनिन मत रखता है अपने, कि रूस में क्यों हुई, हमेशा कोई भी क्रांति किसी सुदृढ़ व्यवस्था के खिलाफ ना होकर उससे कम सुदृढ़ व्यवस्था, यानी उससे कम शक्ति वाली व्यवस्था के प्रति होता है। यानी अब ब्रिटेन जो खुद एक समुद्र का दैत्य था, उसका क्या मुकाबला कर पाते? उसके पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक हथियार, सब कुछ उसके पास, उससे श्रमिकों को एक सेकंड में दबा सकता था। लेकिन रशिया कृषि प्रधान देश था, वहाँ पे जार के खिलाफ ये आंदोलन प्रारंभ होता है, आंदोलन उग्र रूप लेता है। और इसलिए वो कहता है कि जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा है कि कमज़ोर कड़ी, यानी उसने कहा है अपनी, कार्ल मार्क्स ने, कि मज़दूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए गुलामी की जंजीरें हैं और पाने के लिए संपूर्ण संसार है। तो ये जो जंजीर वाली बात की, यानी कमज़ोर कड़ी पे प्रहार किया रूस पे, और जिसकी वजह से पूरे यूरोप के अंदर क्या आ गया, समाजवाद स्थापित हो गया। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ रूस की क्रांति। रूस की क्रांति के आप यदि बीज देखें या उसके कारण देखें, तो ये उन्हीं नीतियों की, यानी आपके साम्यवादी नीति, कम्युनिस्ट नीति,
जो पूंजीवादी व्यवस्था ने श्रमिकों को या निम्न तबके के वर्ग को दबा दिया था, श्रमिकों को उनके लाभ के अंदर कोई हिस्सा नहीं दिया था, इस वजह से उनकी जो दयनीय स्थिति थी, इसके विरुद्ध ये क्रांति प्रारंभ होती है। मैंने इसमें कारण बताए हैं। राजतंत्रवादी निकुंजता। अब राजतंत्र, रूस के अंदर जार सिस्टम था, ठीक है। जार जो थे वो क्या है, निरकुंज शासक थे, उन पे किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं थी, यानी किसी प्रकार का दबाव नहीं था, वो जनता के हित में कार्य करें या जनता के विरुद्ध करें। अब इस वजह से धीरे धीरे जो उग्रता उनमें धीरे धीरे जो बड़ी हुई थी, जो पड़ी हुई रह गई थी, यानी जो उन पे असंतोष की भावना थी, उसको मौका मिलता है आपके कब, ये आपको मौका मिलता है जब जापान द्वारा रूस को हरा दिया जाता है। अब रूस को जब जापान जैसा देश हरा देता है, इतने बड़े महाद्वीप को, इतने बड़े देश को, जिसका क्षेत्रफल साइबेरिया से लेकर आपके यूरोप से भी लग रहा है और एशिया में भी जा रहा है, तो अब सबको आश्चर्य होता है। तो राजतंत्र विफल एक तरह से निरकुंजता पे फिर कठोर होता है, कठोरता पे कुठाराघात किया जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, जो श्रमिक वर्ग था वो एक होकर आंदोलन प्रारंभ करता है, वो संस्थाएं बनाता है, संस्थाएं बनाने के बाद उसमें नेता होते हैं, नेता उनके प्रचार प्रसार। लेकिन आगे आपको देखने को मिलेगा कि यही जो नेता होते हैं ये आपसी हित या आपसी दुर्भावना से ग्रस्त होने की वजह से इसका फिर संगठन टूटता है, फिर वही सो जाती है श्रमिक। फिर वापस 1914 का आपके प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। विश्व युद्ध प्रारंभ होते फिर श्रमिकों की दशा खराब होती है, फिर वो आंदोलन के लिए प्रेरित होते हैं। नेता पे डिपेंड करता था कि किस प्रकार से नेता उसको आंदोलन को लेके जाता है या बीच के अंदर ही छोड़ देता है। ये पहला पॉइंट था, राजतंत्र की निरकुंजता। जापान से हार होती है, 1904 और 5 का युद्ध होता है, इसके अंदर पोर्ट्समाउथ की संधि होती है। अब इस संधि के बाद में जब श्रमिकों का, सर्वहारा वर्ग का जब वो आंदोलन देखने को मिलता है, तब वो सोचता है इसको दबाने के लिए वो ड्यूक की स्थापना, ड्यूक संसद को कहते हैं, किसकी, आपके रूस की, वो स्थापित कर देता है। अब ड्यूक की स्थापना के बाद आप देखोगे कि राजतंत्र में थोड़ी निरकुंजता में कमी आने लगी। उसके बाद वो बोलता है यार इतनी भी क्या दबेली है, कौन, आपका जार, वो वापस उसको डिसॉल्व कर देता है, मतलब उसको विखंडित कर देता है, विखंडित करके अपना काम चलाता है जब तक चल सकता है। उसके बाद है सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन मैंने आपको बताया, शुरुआत से बता रहा हूँ, सामाजिक विभाजन से आश्चर्य क्या होता है। रूसी समाज विभाजित रूप में था, ठीक है, विभाजित समाज था। वही एक वर्ग जिसके पास अधिकार थे, जो जन्मजात पैदा हो गया राजतंत्र में, तो वो राजा बनेगा, किसी प्रकार का कोई चुनने का अधिकार नहीं, कुछ नहीं। और जो जनता जो गरीब में थी वो गरीब की गरीब ही रहेगी, श्रमिक है तो श्रमिक ही बना रहेगा। इस प्रकार की जो सामाजिक विभाजन की नीति थी, इस सामाजिक विभाजन के कारण क्रांति को क्या है, एक दूसरे से संगठित होने में सहयोग प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, राजा बीच में, जैसे मैंने आपको बताया, सामाजिक विभाजन को दूर करने के राजा बीच बीच में योजनाएं लेके आता है, चलो ये कर दो ये कर दो, लेकिन वो आधे अधूरे काम से इनका एकीकरण वो नहीं रोक पाता, ठीक है। तीसरा मैंने लिखा है सहजैविक के तहत औद्योगिकरण। देखो मैंने आपको औद्योगिकरण के अंदर बताया, केवल एक ब्रिटेन ऐसा देश था जहाँ पर निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिला था। बाकी उसके यूरोपीय कंट्री के और देखेंगे तो उसमें क्या करते हैं, जैसे जापान के अंदर आप देखोगे, जापान के राजा पहले क्या करते हैं, उद्योग को स्थापित करते हैं, उसके बाद उनको निजी हाथों के बैंकों को बेच दिया जाता है, इस प्रकार से करते हैं। रूस के अंदर भी क्या करते हैं, जार, अब उद्योगीकरण का दौर चल रहा था तो इन्होंने बोला हम भी उद्योग स्थापित करें। अब रूस का जार क्या करता है, उनके पास पूंजी निवेश करने के लिए
प्राइवेट हाथ तो थे नहीं, निजी हाथ थे नहीं। अब उन्होंने बोला हमें खुद को इन्वेस्ट करना है, तो राजतंत्र था, तो इन्होंने बोला ठीक है। इन्होंने क्या किया, बाहर विदेशी बैंकों से ऋण लिए, ऋण का जो ब्याज भरने के लिए इन्होंने क्या किया, टैक्स सिस्टम चालू किया। अब सिस्टम किस पे, टैक्स उसी से, श्रमिकों से या किसानों से, इनसे टैक्स वसूला जाए। और टैक्स वसूलने के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि इनके विरुद्ध क्या हुआ, आंदोलन तैयार। श्रमिक एकीकरण की तरफ संगठित रूप से एक क्या बनाने लगे, संगठित रूप से कई संस्थाएं स्थापित की गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे इनकी नीति सभी वर्गों के लिए समान नीति। अब वो तो मालूम है जिसके पास पूंजी है उस वर्ग के हिसाब से तो सही है, जो जो शासन के अंदर है उसके लिए हिसाब से सही है। दूसरी बात, इसके अंदर जो उद्योग स्थापित किए वो पूंजीगत उद्योग थे, वो किसी प्रकार का पूंजीगत उत्पादन का उत्पादन करते थे, ना कि किसी प्रकार की आम वस्तुएं जो दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन था नहीं। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, बाज़ार के अंदर ये स्थिति हो गई कि वो जो आवश्यक वस्तु थी खाने पीने की किसी प्रकार के, तो वो क्या हुआ, उसकी कमी हो गई। अब उस कमी की वजह से अब क्या करें, तो इसमें आपको देखने पड़ेगा श्रमिक आपके मार्च के अंदर सेंट पिट्सबर्ग की सड़कों पे उतर आते हैं, रोटी की मांग करते हैं कि भाई हमें रोटी की व्यवस्था की जाए। तो इस प्रकार का आपको आंदोलन देखने को मिलेगा। यानी आपने इस्टेब्लिश किया पहले कर की, आपने बाहर किस पे, किसानों पर। उसके बाद जो उनकी निजी जीवन जो रोज़मर्रा की वस्तुएं थी उनका उत्पादन भी नहीं, तो जिसकी वजह से उनकी कमी आ गई। यूरोप में रसिया में कमी आई, तो अब क्या करें, तो वो रोड पे ही आएंगे। तो रोड पे आने के बाद वो श्रमिक आंदोलन के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, स्टेपलिन एक व्यक्ति ने जो कृषि सुधार किए थे, तो इस कृषि सुधार से धनी वर्ग को, जिसके पास संपन्नता थी, वो तो इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने कृषि उत्पादन को बढ़ा सकता था, लेकिन वो निम्न कृषक वर्ग, उसको किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो इस वजह से विरोध। अब ये कृषक वर्ग, आपका श्रमिक वर्ग, ये सब के सब आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद ये आंदोलन करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, उसके बाद रूसीकरण, ये एक बहुत अच्छी नीति है। वर्तमान काल के अंदर भी हमें देखने को मिलता है विदेशी जो शक्तियाँ हैं, विदेशी जैसे जो संपन्न, यानी आपको क्या विदेशी शक्तियाँ मतलब ब्रिटेन, विकसित देश, ब्रिटेन, आपके यूएस, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। ये आपको आधुनिक काल के अंदर भी देखने को मिलेगा। जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ोगे तब आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग बोलते हैं कि हम तो इतने ज्ञानी हैं, आप लोग तो कुछ भी नहीं, हमें तो देवीय शक्ति के रूप में हम यहाँ पे भारत में शासन करने आए हैं कि ये असभ्य लोग हैं, इनको सभ्य बनाया जाए। तो इस प्रकार की नीतियाँ जो सर्वोच्चता सिद्ध करती है, इनके विरोध में विरोध प्रदर्शन होगा। तो रूस के अंदर भी यही हुआ। जो जार था, वो जार एक समुदाय विशेष जिससे वो खुद संबंधित था, स्लाव जाति को, स्लाव समुदाय को, तथा रूसीकरण करने का प्रयास किया। अब ये तो है नहीं कि एक राष्ट्र के अंदर एक ही समुदाय के लोग निवास करते हैं। राष्ट्र विभिन्न समुदायों से मिलकर बनता है। ठीक है, सबके हित केवल अपने राष्ट्र के प्रति या अपने सम्राट के प्रति, प्राचीन काल में सम्राट के प्रति थे। तो इस काल के अंदर जब ये प्रकार की होती है तो अन्य राष्ट्रवादी शक्तियों को बहुत बुरा लगता है कि यार हम इस देश के निवासी हैं, हम इसके उत्पादन के संसाधनों में भाग लेते हैं, हम हर प्रकार का टैक्स देते हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। तो इस प्रकार ये भी इस क्रांति के अंदर अग्रसर होंगे। ठीक है, उसके बाद हर जगह ये पॉइंट, तो किसी भी क्रांति हो उसके अंदर आपको मैंने बताया एक बुद्धिजीवी वर्ग, जैसे चिंतक कहते हैं, चिंतन करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग, ये क्या करेंगे, अपनी कलम के द्वारा, खुद तो क्रांति कर नहीं सकते, लेकिन अपनी बौद्धिक प्रतिभा के कारण ये अपनी कलमों से किताबें लिखेंगे तो इस क्या करेंगे, जागरूक वैचारिक क्रांति लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें आपको टॉल्स्टॉय ने लिखी वार एंड पीस। ये टॉल्स्टॉय की वार एंड पीस उसी पे है जब मैंने आपको नेपोलियन बोनापार्ट जब रसिया पे आक्रमण करने जाता है, तो रसिया पे साइबेरियन का जो वेदांत है उसका
किसने वर्णन किया है? आपके टॉल्स्टॉय ने। कौन सी बुक में? वार एंड पीस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, अब 20 जनवरी 1905 को ही क्रांति प्रारंभ होती है। अब 20 जनवरी 1905 को ऐसी कौन सी घटना हो गई जिसकी वजह से क्रांति प्रारंभ होगी? इसमें आपको देखने को मिलेगा जब जापान द्वारा रूस से युद्ध हुआ, रूस हार गया, पोर्ट्समाउथ की संधि हुई, तब 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों का एक वर्ग सेंट पीटर्सबर्ग, कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग महल के सामने अपनी मांगों का पत्र लेकर 1.5 लाखों की संख्या में गए। अब सेंट पीटर्सबर्ग में जब वो गए तब उन्होंने देखा कि यार किस प्रकार से आपको, कि सेंट पीटर्सबर्ग में जब वो पहुँचे तो अब इसको दबाने के लिए जार ने सीधा ऑर्डर दे दिया कि जाओ सेना, आप जितने भी लोग हैं सबको बूंद डालो, किसी प्रकार से इस आंदोलन का दमन करो। सेना आई, सेना ने दमन करना प्रारंभ किया। 1.5 लाख के आसपास लोगों को मारा गया। तो इस दिन क्या था? रविवार था, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लडी संडे या खूनी रविवार, ठीक है। इसके बाद में जब क्रांति का विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो अब उसको दबाने के लिए उन्होंने क्या किया? फिर संवैधानिक सुधार करना जरूरी था, इसलिए संवैधानिक सुधार के रूप में आपको देखने को मिलेगा क्या किया? शासन में सुधार के डूमा राष्ट्रीय सभा की बनाने की सहमति, जिसके द्वारा क्या होंगे? नियमित कानून ही कानून के रूप में मान्य होंगे, ठीक है। ये वाली बात आ गई। प्रथम विश्व युद्ध का योगदान, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर पहले ही इतनी बुरी सामाजिक असमानता थी। उसके बाद रूस को बिना कुछ जनता से पूछे जार ने किस में धकेल दिया? आपको प्रथम विश्व युद्ध में। अब जब प्रथम विश्व युद्ध में डाल दिया तो फिर जनता का आक्रोश बढ़ने लगा। जनता का आक्रोश जब बढ़ने लगा तो वहाँ के जो नेता थे उन्होंने अपने आप को युद्ध से अलग करके क्या कर लिया? अपने देश की अर्थव्यवस्था को या अपने देश की स्थिति को संभालने का प्रयास किया। एक बहुत अच्छी बात है, रूस की क्रांति विश्व के, अब आप रूस की क्रांति क्यों पढ़ते हो? रूस की क्रांति पढ़ने का मेन कारण क्या है? इसको पढ़ने का एक कारण है, ये विश्व की महत्वपूर्ण क्रांति, क्योंकि इसने फ्रांस के अनुत्तरित पसंद, जो मध्यम वर्ग यानी सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के बीच में जो कायम हुआ था, बुर्जुआ वर्ग और सबहारा वर्ग के बीच के संबंध को हल करने का प्रयास किया है, ठीक है। बुर्जुआ वर्ग और बुर्जुआ वर्ग में वो पूंजीपति वर्ग, और आपके सबहारा वर्ग में किसान, दस्तकार, ये सब के सब वर्ग आपके शामिल होंगे, ठीक। तो इसके अंदर आप देखोगे बुर्जुआ वर्ग और सबहारा वर्ग, ये 2 चरणों के अंदर आपको क्रांति देखने को मिलेगी, ठीक है। अब लेनिन ने ही समाजवाद का पिता क्यों कहा जाता है? मैंने आपको, लेनिन मार्क्स का क्या है? अनुयायी था। लेनिन ने हर तरीके से मार्क्स की जो नीतियां थी उसको रसिया के अंदर लाने का प्रयास किया, ठीक है। अब लेनिन किस प्रकार से मार्क्स की नीतियों को लेके आएगा? देखो, इसने पहले बात कही, समाजवाद का पिता कहा जाता है इसको, किसको? लेनिन को। क्यों? क्योंकि इसने समाजवाद की जो व्याख्या थी रूस की परिस्थिति के अनुकूल करने का, यानी रूस के अंदर क्या है? कृषक वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, तो इस वजह से उसने क्या किया? इसको लाने का प्रयास किया, ठीक है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जंजीर पे कौन आपके आक्रमण करता है? कौन? आपके श्रमिक वर्ग, जिसकी वजह से ये जंजीर टूट जाती है और सब पूरे यूरोप के अंदर क्या स्थापित हो जाता है? समाजवाद, यानी लोक कल्याणकारी कार्य होंगे अब, ठीक है। क्रांति के 2 चरण निर्धारित किए, किसने? लेनिन ने 2 चरण निर्धारित किए कि, लेकिन दोनों ही चरणों में जो क्रांति का नेतृत्व है वो किसको दिया? श्रमिक वर्ग को, यानी सबहारा वर्ग को।
उसके बाद इसने एक लेख लिखा, टू हेक्टिस ऑफ सोशल डेमोक्रेट्स, टू हेक्टिस ऑफ दी सोशल, टू हेक्टिस ऑफ दी सोशल डेमोक्रेट्स। इसके अंदर ये बोलता है रूस की समाजवादी क्रांति व्यवहारिक राजनीति को निर्धारित करेगी। यानी अब आपके यहाँ पे क्या होंगी, एक संसद, संविधान, इस तरह की राजनीति को आपके निर्धारित करने का प्रयास कौन करेगी, आपकी समाजवादी क्रांति। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे क्रांति के संगठक। इसमें आप क्रांति के संगठक में देखोगे युद्ध समस्या का निर्धारण, यानी युद्ध किस वजह से हो रहे हैं, किसके कारण इस युद्ध का परिणता किस वर्ग से हो रहा है, यानी वो वर्ग जो निरंकुश शासक के रूप में विद्यमान है, वो वर्ग जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, जो रोटी तक के लिए मांग कर रहा है। तो इस प्रकार के युद्ध के समस्या का निर्धारण व्यवहारिक रूप में भूमि का पुनर्वितरण किया। ठीक है, पुनर्वितरण व्यवहारिक रूप में, जो कृषक को जितनी ज़मीन की ज़रूरत है, जिस प्रकार की उसकी खेती है, उसको उसके हिसाब से पुनर्वितरण करने का प्रयास किया। आंतरिक अशांति व बाहरी आक्रमण को ख़त्म किया और आतंक तथा रियासत के माध्यम से क्रांति संगठित। ठीक है, आतंक मतलब आपको अभी आगे मैं बताऊंगा। देखो, कम्युनिस्ट देश था, साम्यवाद को प्रोत्साहन दे रहा था। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राजतंत्र जो है, राजतंत्र को बचाने के लिए अब वही आपके जो हमने बीच में यूरोप में देखा फ्रांस की क्रांति में, वही की वही सीन यहाँ पे क्रिएट होता है। यहाँ पे अमेरिका, ब्रिटेन, ये लोग रसिया के अंदर उस वक्त को बचाना चाहते थे। उसका नाम लिख दिया श्वेत आतंक। क्या नाम रखा? श्वेत आतंक। एक दूसरा वर्ग जो सर्वहारा वर्ग की ही शक्ति पे आधारित शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था, उसने बोल दिया लाल आतंक। अब लाल आतंक के विरोध में जो प्रदर्शन करेगा, लाल आतंक के विरोध में जो प्रदर्शन करेगा वो तो क्या हो गया आपके श्वेत आतंक, यानी ब्रिटेन ये सब, इन दोनों के आपस में संघर्ष। इन संघर्ष के बाद में लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, लास्ट में आपके विजेता के रूप में लेनिन सामने आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे नया रूसी समाज है संस्थापक, किसको? लेनिन को कहते हैं। सभी प्रकार की विषमताएं खत्म, वर्गीय विशेषाधिकार खत्म, यानी आप खुद चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ने के बाद जीतिए और फिर जनता की मांगों के अनुसार आप कार्य कीजिए। ठीक है, महिलाओं में असमानता का स्तर, महिलाओं को समानता आपको देखने को मिलेगा। जब इन्होंने मार्च के अंदर क्रांति प्रारंभ की थी, तब पेट्रोग्राद की, लेनिनग्राड की जो महिलाएं थी, ठीक है, कपड़ा मिल की पेट्रोग्राड की जो महिलाएं थी, उन्होंने भी क्या कंधे से पुरुष के साथ मिलकर इस क्रांति के अंदर भाग लिया था, मार्च की क्रांति में। ठीक है, श्रमिकों को उद्योग के प्रबंधन में भागीदारी। अब इनको कोई पूंजीपति वर्ग या किसी क्षेत्र, एक विशेष वर्ग के पास ही उद्योगों का किसी पूंजीपति वर्ग के पास ही उद्योग क्या होगा, संकेंद्रित नहीं होकर क्या होंगे, जिसके पास योग्यता है, श्रमिकों के अंदर भी अपने उद्योग स्थापित करने की क्या दी है, इनको अनुमति दे रहा है। ठीक है, उसके बाद निजी संपत्ति पर आक्रमण, किसी प्रकार की निजी संपत्ति का विरोधी था। धर्मनिरपेक्ष रूपी, यानी रूस ने सभी धर्मों को समान मानते हुए एक विशेष धर्म को कोई प्रोत्साहन नहीं देके धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाता है। कौन? लेनिन। अब ये सब चीज़ें तो आपकी मेंस के हिसाब से जब क्वेश्चन आता है तब आपको कोड लिखनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें वो हैं जब आपको एग्जाम्पल के रूप में इन सवालों के आंसर के अंदर क्या करनी पड़ती, कोड। और यही ऑब्जेक्टिव केस में आता है जो आपकी लेक्चर, टीचर, इनमें आएंगे। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे जो एक जार था, जार अलेक्जेंडर प्रथम। ठीक है, 1858 यानी अपनी 57 की क्रांति के बाद से लेकर 81 तक का काल इसका था।
1858 से 81 तक, ठीक है। अलग उदारवादी जार था। अब उदारवादी होगा तो ये किस पे जोर देगा, तो इसके जो पद है, पद को भी क्या नाम दिया गया, जार लिबरेटर। जार लिबरेटर, लिबरेशन मतलब होता है उदारवाद, तो लिबरेटर, जार लिबरेटर कहा गया। इसने 1861 में कशकों को दास मुक्त कर दिया। यानी पहले क्या किया जाता था, कशकों से वही जमींदारी वर्ग, सामंतवाद, आपको मैं बता चुका हूँ कि वो अपने यहाँ पे कृषकों को रख लेते थे, उनकी ज़मीन उनकी खुद की होती थी। कृषक को केवल इतना सा दिया जाता था जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, किसी प्रकार का वो आगे बढ़ने की उसके पास कोई सोच या दिशा नहीं होती थी, ठीक है। ये व्यवस्था स्थापित थी। अब इसके अंदर इसने कास्को को दास से मुक्त किया। जेम्स पे वॉफ, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है जेम सत वॉफ। जेम्स सत वॉफ क्या थी, एक स्थानीय संगठन का निर्माण करता है। कौन, आपका अलेक्जेंडर प्रथम, जार अलेक्जेंडर द्वितीय किसकी, जेम सत वॉफ नामक एक स्थानीय संगठन का स्थापना करता है, जिसके अंदर चुनाव के द्वारा सदस्य चुने जाते थे, ठीक है। अब ये इसलिए महान भी बोलते हैं इसको कि इसने संविधान की स्थापना करने का प्रयास किया, न्यायिक सुधार किए और शांतिपूर्ण न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी, ठीक है। लेकिन इसकी हत्या हो जाती है 1881 में। पीपुल्स विल एक संगठन होता है, उग्र क्रांतिकारी संगठन पीपुल्स विल के द्वारा इसकी क्या कर दी जाती है, 1881 में हत्या कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है अलेक्जेंडर तृतीय। मैंने आपको यहाँ पे कारण में बताया था। अलेक्जेंडर तृतीय ने क्या किया, रूसीकरण, स्लाववाद पे बल, जिसकी वजह से एक अन्य समुदाय, राष्ट्रवादी जो और थे वो लोग सब क्या हुए, प्रताड़ित हुए, ठीक है। इसके अंदर आपको देखने पड़ेगा रूसी स्लाववाद पे बल। इसने क्या किया, इसने रूसीकरण पे बल दिया, स्लाववाद समुदाय को विकास के पर बल दिया, ठीक है। इसके काल के अंदर एक घटना होती है जो शॉर्ट नोट में पूछा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे का निर्माण अलेक्जेंडर तृतीय के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। निकोलस द्वितीय के कारण के अंदर महान रूसी क्रांति देखने को मिलती है, ठीक है। इसका कार्यकाल है आपका 1894 से 1917 तक, ठीक है। महान रूसी क्रांति आपके इसके काल में हुई थी 1905 में। रूस और जापान के बीच में क्यों होती है आपको मैंने बता चुका हूँ। 1904 और 5 जापान द्वारा क्या कर देते हैं, रूस को हरा दिया जाता है। उसके बाद 1905 में पोर्ट्समाउथ की संधि के तहत जब इतनी स्थिति होती है तो 22 जनवरी 1905 को क्या होती है, आपके फादर गैपन के नेतृत्व में, कौन होता है लीडर, फादर गैपन, सेंट पिट्सबर्ग महल के चारों के तरफ 1.5 से 2 लाख लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। सेना द्वारा उनका क्या निर्मम रूप से क्या उस आंदोलन को दबा दिया जाता है, लेकिन आंदोलन दबता नहीं है तो उसका विरोध प्रदर्शन ज़्यादा बढ़ता हुआ देख के निकोलस द्वितीय क्या करता है, चलो ठीक है, ड्यूमा की स्थापना कर देता है कि हाँ ठीक है, एक ड्यूमा बना दी गई है। ड्यूमा जो कानून बनाएगी वो कानून आपकी सर्वसम्मति से बनेगा और सर्वसम्मति से बनेगा तो आपको मान्य होगा, ठीक है। इस प्रकार की कार्य कर लेता है ये। जार द्वारा सैनिक क्षमता, खूनी रविवार भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट में आते हैं, ये आता है काउंट विट, जो सेना का दमन करता है वो उसका नाम क्या होता है, काउंट विट, ठीक है। क्या नाम होता है, काउंट विट। और इधर जो होता है जिसने नेतृत्व किया था इसका जनसमूह का, उसका नाम होता है फादर गैपन, ठीक है। उसके बाद विरोध प्रदर्शन, क्रांति के नियंत्रण करने हेतु फिर ठीक है 30 अक्टूबर 1905 को घोषणा होती है। अक्टूबर घोषणा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अक्टूबर घोषणा, जो किसने की थी, निकोलस द्वितीय द्वारा अक्टूबर घोषणा कहा जाता है, ठीक। निकोलस द्वितीय द्वारा शासन में सुधार करने का प्रयास किया गया। ड्यूमा या राष्ट्रीय सभा की सहमति के बिना कोई भी कानून पारित नहीं कर सकता, पहले उससे पारित होगा उसके बाद राजा उस पर सिग्नेचर करेगा, ठीक है। लेकिन अब इसको लगा कि हाँ
क्रांति दब चुकी है, तो इसने फिर वापस ड्यूमा को क्या कर देता है, विखंडित कर देता है, यानी उसके पास पावर ख़त्म कर देता है। उसके बाद इसके काल के अंदर ही 1902 के अंदर, यानी इसका कार्यकाल आप ध्यान रखिएगा, निकोलस 1894 से लेकर 1970, सारी चीज़ें इसके काल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 1902 में कशक समुदाय होता है, क्षेत्र विशेष के नाम है हारकोव व पोल्टावा, यहाँ पे कशक आंदोलन होते हैं। ठीक है, कब? 1902 में। ये सब कशक मिलके क्या कर देते हैं, 1905 में कहाँ चले जाते हैं, मास्को सम्मेलन में भाग लेते हैं। मास्को सम्मेलन के अंदर 1905 के अंदर क्या होता है, रूसी कशक संघ का निर्माण होता है। जो रूस के जितने भी किसान थे उन्होंने एक संगठन बनाते हैं, जहाँ पे कहाँ पे, मास्को सम्मेलन में। ठीक है, 1906 के अंदर कानून जिसमें प्रत्येक कृषक को कम्यून से अपनी भूमि अलग करने का अधिकार, यानी समझ गए, किसी प्रकार की बेगार व्यवस्था के तहत कृषक कार्य नहीं करेगा। कृषक अपने ही क्षेत्र या अपने ही खेत पे, भूमि पे कृषि का उत्पादन करेगा। वो किसी प्रकार से क्या नहीं होगा, किसी का गुलाम या किसी से प्रताड़ित नहीं हो पाएगा, यानी कृषक बिल्कुल फ्री माइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपको ये देखने को मिलेगा 1906 में, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया इस टाइम निकोलस द्वितीय ने प्रयास किया, प्रयास करने के बाद विफल हुआ। 30 अक्टूबर 1905 की घोषणा में ड्यूमा की स्थापना हो जाती है। ड्यूमा के कानून के तहत ही क्या होंगे, अब कार्य चलेंगे, उनके कानून मान्य होंगे। अब इसी कानून के तहत 1906 के अंदर आपको देखने को मिलेगा ऐसा कानून पारित हुआ जिसमें कम्यून, यानी आपके किसी राजतंत्र या किसी प्रकार से आप जमींदारी वर्ग के तहत भूमि अलग करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, अब वैचारिक क्रांति, मैंने यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताया था वैचारिक क्रांति का, ये रहा वैचारिक क्रांति, चिंतकों की भूमिका। अब इसमें आपको बस कोड कर देना है, जैसे टॉल्स्टॉय, ये पूछ भी लेते हैं किससे संबंधित है, बाकुनिन तुर्गनेव, दोस्तोयेव्स्की, मैक्सिक गॉर्की, इसकी पुस्तक, इसकी जो बुक है उसका नाम है मदर, क्या नाम है, मदर, मैक्सिक गॉर्की की। कार्ल मार्क्स आपको मालूम है। समाजवादी विचारों का प्रसार करने का प्रयास किसने किया, 1883 के अंदर। कौन करता है, यानी यहाँ से आपके 1883 का मतलब हो गया अलेक्जेंडर तृतीय के काल से आपको दिखने को मिलेगा। कहाँ पे समाजवादी विचार कैसे आ रहे थे समाज के अंदर, किस प्रकार से श्रमिकों में, आपके श्रमिकों के अंदर, आपके कृषकों के अंदर किस प्रकार से ये विचार एक बीज के रूप में अंकुरित हो रहे थे। किसकी वजह से, चार ये विचारक है, इसका नाम रखना, इसके नेतृत्व में चार्नी सेवेस्की के नेतृत्व में ये विचार क्या हो रहे थे, प्रसार हो रहा था। कृषक आंदोलन के रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अभी ये कृषक आंदोलन के रूप में प्रारंभ होता है, ठीक, चेनेवेस्की के नेतृत्व में। अब लेकिन इसके तहत क्या होती है, दो पार्टियाँ। अब ये जो समाजवादी विचारकों चेनेवेस्की के नेतृत्व में जो कृषक आंदोलन के लिए प्रारंभ होती है, ये जो संस्था थी, इस संस्था का विभाजन हो जाता है दो रूपों में। एक होती है क्रांतिकारी समाजवादी दल, नाम आपको ध्यान रखना है, क्रांतिकारी समाजवादी, चर्मनेस्की के नेतृत्व में किसानों के पक्ष के लिए क्या होती है, एक संस्था समाजवादी विचारों का प्रसार करती थी। ठीक है, 1883 में। अब लेकिन इस संस्था का 1883 के बाद में क्या होता है, विखंडन होता है, दो भागों में बढ़ती है। एक भाग में होता है आपके क्रांतिकारी समाजवादी दल, दूसरा भाग होता है सोशल डेमोक्रेटिक दल। एक का नाम होता है क्रांतिकारी समाजवादी दल, दूसरे का नाम होता है सोशल डेमोक्रेटिक वापस पुनः विभाजित होती है 1903 में, किस में, बॉल्शेविक और मेनशेविक के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये जो निकोलस द्वितीय था, इस निकोलस द्वितीय पे एक प्रभाव था तांत्रिक का, जिसका नाम था गैगरी रामपुटिन। अब गैगरी रामपुटिन ये तांत्रिक था जिसके ऊपर पूरा प्रभाव था। अब ये प्रभाव से क्या करते थे, ये जो चाहता था वो काम करवा लेता था राजा रानी से। अब इससे वहाँ की जो प्रिंस था, प्रिंस का नाम है फेलिक्स ने इस तांत्रिक की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है,
यानी आप देखिए इसका कार्यकाल जो आप देख रहे हैं निकोलस का 1894 से 1917, यानी इसके एक साल बाद ही ये अपनी सत्ता त्याग देगा। 1916 में 30 दिसंबर 1916 में प्रिंस फेलिक्स के द्वारा किसतांत्रिक की गैगरी रामपुटिन की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अब वो किसी के बहकावे में नहीं आ सकता। कौन? निकोलस द्वितीय। इसके बाद मार्च की क्रांति होती 1917 में। आपको ये डेट ध्यान रखनी है यदि आप देखना चाहें तो। एक क्रमबद्धता है। 7 मार्च 1917 में मजदूर पेट्रोघाट सेंट पीटर्सबर्ग की सड़क पर रोटी व युद्ध समाप्ति के लिए आंदोलन। ठीक है, रोटी के लिए और किसके लिए? युद्ध। जो युद्ध, क्योंकि ये 1917 का काल चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में रसिया को झोंक दिया गया है। किसके द्वारा? निकोलस द्वितीय के द्वारा। अब निकोलस द्वितीय द्वारा जब इसको झोंक दिया गया है तो यहाँ पे जो आम व्यक्ति हैं, श्रमिक वर्ग है, कृषक वर्ग है, इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये रोड पे हैं, रोड पे आके क्या करेंगे? अब रोटी की मांग करेंगे और युद्ध से हमें माफ़ी चाहिए, इस बात की मांग करेंगे। तो 7 मार्च 1917 में ये लेते हैं सेंट पीटर्सबर्ग की सड़क पे रोटी और कपड़े और युद्ध की समाप्ति के लिए आंदोलन करते हैं। इनके साथ 8 मार्च को कौन सी? इसी पेट्रोघाट सेंट पीटर्सबर्ग की कपड़ा मिल होती है, वहाँ की जो महिलाएं वो भी इनके साथ आके बैठ जाती है और क्या मांग करने लग जाती है? रोटी और युद्ध से मुक्ति की। 14 मार्च को अब क्या होती है, जब क्रांतिकारी इतने बढ़ जाते हैं तो 14 मार्च को क्रांतिकारी परिषद की स्थापना होती है। क्रांतिकारी परिषद और ड्यूमा, ये दोनों मिलके क्रांतिकारी परिषद का नाम होता है सोवियत। क्रांतिकारी परिषद को क्या बोलते हैं? सोवियत संघ अपन बोलते हैं। तो यानी क्रांतिकारी परिषद का नाम, जैसे कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का मतलब होता है मिलजुल कर। ठीक है, ये अमेरिका से आया हुआ वर्ड है। ऐसे सोवियत का मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी परिषद। ठीक है, इनके जो सदस्य मिलकर क्या करते हैं? एक अस्थायी सरकार का गठन करते हैं। अस्थायी सरकार का गठन करेंगे। अस्थायी सरकार का गठन करेंगे तो इसमें जो क्रांतिकारी समाजवादी दल, इसका नेता होता है केरेंस्की। क्या नाम होता है? केरेंस्की। समाजवादी दल का नेता केरेंस्की। अस्थायी सरकार स्थापित होती है तो इसमें 3 व्यक्तियों का नाम आता है। क्रांतिकारी समाजवादी दल के केरेंस्की, आर्ट दल के नेता क्या नाम है? गुस्काव। कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके मिल्यूकाव। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक पार्टी के मिल्यूकाव। ठीक है, अब इसके बाद में जो निकोलस द्वितीय होता है, निकोलस द्वितीय अपने पद से इस्तीफा दे देता है। जब ये अस्थायी सरकार बनती है तो अपने पद से इस्तीफा दे देता है 15 मार्च को, और अपने भाई, क्या नाम होता है इसके भाई का? इसके भाई का नाम होता है ग्रैंड ड्यूक माइकल को क्या बना देता है? शासक बना देता है। ठीक है, इसको मालूम था कि राजतंत्र तो अब ख़त्म होने वाला है, क्यों ये मैं अपने ऊपर ही ठीकरा फोड़ूँ, तो इसलिए इसने पहले ही व्यवस्था कर दी। बोले साहब ये लो पकड़ो, अपने भाई को संभला के अलविदा कह देता है। 8 मार्च की घटना 7 मार्च से प्रारंभ हुआ था, फिर 8 मार्च के बाद 14 मार्च के अंदर अस्थायी सरकार का प्रमुख कौन? केरेंस्की। उसके बाद में 15 मार्च को कौन शासक वर्ग चेंज हो गया? ड्यूक माइकेल। कौन बनता है? ड्यूक माइकेल। ठीक, उसके बाद अब जब क्रांतिकारी दल आपको देखने को मिलेगा, जब ये सत्ता पे काबिज होगा तो ये आपसी नेताओं की रंजिश या आपसी दुर्भावना से ग्रसित हो जाएगा। ये भी यहाँ ही देखने को मिलेगा। केरेंस्की जब शासक बन जाता है, केरेंस्की जब इस दल का अस्थायी सरकार में मुख्य पद पे आ जाता है तो विरोधाभास। तो 1917 के अंदर, जून 1917 में पेट्रोघाट की सोवियत ने अखिल रूसीय सोवियत कांग्रेस अधिवेशन में लाया। सोवियत का मतलब मैंने बताया था क्रांतिकारी परिषद। अब इसने क्या किया?
जब इतनी चीज़ें हो गई तो जून 1917 में क्या करता है, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस का अधिवेशन बुलाते हैं, जिसमें 300 सदस्य की कार्यकारिणी सभा कार्यकारिणी की गठन किया जाता है, जिसमें 20 सदस्यों को पावरफुल बना दिया जाता है, जिसे बोलते हैं प्रेसिडियम। प्रेसिडियम प्रेसिडियम अब आपके शॉर्ट नोट में आ जाए, व्हाट इज़ द प्रेसिडियम। प्रेसिडियम क्या है, तो प्रेसिडियम आप क्या करोगे, वही आपकी बात जून 1917 के अंदर अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें 20 सदस्यों का, 300 सदस्य तो कार्यकारिणी परिषद के थे, लेकिन 20 सदस्य जिनका प्रभाव था, जिनकी वास्तविक शक्ति थी जिनके पास नहीं, यानी कैबिनेट मंत्री, वो कौन हो गए, 20 सदस्य, जिनको क्या बोला जाएगा, प्रेसिडियम। ठीक है। उसके बाद 20 जुलाई 1917 को, 20 जुलाई 1917, ये जून फिर जुलाई की घटना, प्रिंस जो लाव था, इसके बाद में ये प्रिंस लेवाव अपना त्यागपत्र दे देता है। अस्थायी सरकार और सोवियत के बीच में, अस्थायी सरकार आपको दिख गई ये वाली, अस्थायी सरकार और सोवियत क्रांतिकारी परिषद, इन दोनों के बीच में अब क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। ठीक, इन दोनों के बीच का विवाद होगा। लास्ट के अंदर विवाद का किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी, करेंसी के नेतृत्व में सरकार की स्थापना होती है। ठीक, जो 20 जुलाई 1917 को, 20 जुलाई 1917 को इसके स्थापना होती है। ठीक, अब यहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा 1903 के अंदर मैंने बोला था सोशल डेमोक्रेटिक दल से 2 दल निकलते हैं, बोल्शेविक और मेनशेविक। तो बोल्शेविक के बारे में आपको बता दूं, अब यहाँ पे करेंसी की सरकार स्थापित हो जाती है, और युद्ध के अंदर अभी कौन भाग ले रहा होता है, अभी तक भाग चल रहा होता है किसका, रशिया का। यहाँ तक अभी इन्होंने अपने आप को वहाँ से युद्ध से बाहर नहीं निकाला है, ये भी अब सत्ता के अंदर ही अधीन होकर सत्ता चला रहता है। बहुत से भी क्रांति होती है, न्यूज़पेपर होता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा हुआ गया है, प्रावदा। प्रावदा किसका है, न्यूज़पेपर, यानी किसका समाचार पत्र है, बोल्शेविक का समाचार पत्र का नाम क्या है, प्रावदा। ठीक है। मांग, इनकी मांग 3 मांगे होती है, युद्ध कि क्या करो, युद्ध समाप्त करो, किसानों को खेत दो और गरीबों को रोटी दो। ये 3 मांगे रखती है बोल्शेविक क्रांति। इनका नारा होता है क्या, युद्ध को समाप्त करो, किसानों को खेती दो, ज़मीन दो और गरीबों को रोटी दो। अब इसलिए अब लेकिन ये आपको ये देखने को मिलेगा, बोल्शेविक स्थापित हो जाती है 1903 में। मार्च की क्रांति तब होती है, एक व्यक्ति विशेष होता है लेनिन। लेनिन को यहाँ के जो राजतंत्र होता है ये क्या कर देता है, यहाँ पे इसका दमन करने का प्रयास करता है। लेनिन भाग के कहाँ चला जाता है, स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये क्या करता है, छुट्टियाँ नहीं मना रहा होता, स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये क्या करता है, अपना निर्वासित जीवन गुजार रहा होता है। अब जर्मनी को लगता है कि मुझे इसका सहयोग करना चाहिए। जर्मनी इसका सहयोग करता है, जर्मनी इसको वापस एंट्री करवाता है, कहाँ पे, रूस के युद्ध, ये युद्ध चल रहा होता है प्रथम वर्ल्ड वार, इसकी एंट्री करवाता है कहाँ पे, 1915 के अंदर, किसमें, रूस के अंदर। रूस में ये आ जाता है, ये बोल्शेविक दल के अंदर नेता बन जाता है। अब ये क्या करता है, इसने 3 नारे आपको मैंने बता दिया, युद्ध की समाप्ति चाहिए इनको किसी भी हालत में, किसानों को ज़मीन चाहिए और गरीबों को रोटी चाहिए। अब यहाँ पे लेनिन मार्च क्रांति के समय, ये तो मैंने आपको बता दिया, जर्मनी के से 6 से 7 नवंबर 1917, ये जुलाई तक का केस हो गया जब करेंसी की सरकार बन चुकी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 5 महीने बाद ही 7 बोल्शेविक द्वारा राजधानी पेट्रोग्राड, कैपिटल होती है, क्या होती है रशिया की उस टाइम में, पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड में क्या होता है, सोवियत। ठीक है, पेट्रोग्राड के टेलीफोन, पोस्ट ऑफिस, जितनी भी सरकारी संपत्तियां थी उन सब पे कब्जा किसका हो जाता है, आपके सैनिकों का, यानी बोल्शेविकों का, क्रांतिकारियों का। इस पे कब्जा कर लेते हैं। अब कब्जा करने के बाद सरकार को झुकना पड़ेगा। नई सरकार बनती है किसके नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में, यानी करेंसी की कार्यकाल ख़त्म, करेंसी की ख़त्म हो गई। करेंसी की ख़त्म होने के बाद नई सरकार बनेगी, काउंसिल ऑफ पीपुल, काउंसिल ऑफ पीपुल कॉमिसास, काउंसिल ऑफ पीपुल्स कॉमिसास, काउंसिल ऑफ पीपुल्स कॉमिसास। ठीक है। इसके जो गृह मंत्री होते हैं, गृह मंत्री तो आपका कौन होता है, स्टालिन।
गृह मंत्री होगा स्टालिन और युद्ध मंत्री होगा ट्राटस्की। अब आपको मालूम है लेनिन को भेजने में सहयोग किसने किया था? जर्मनी ने। तो सबसे पहले जर्मनी से संधि करेगा कौन? आपका युद्ध मंत्री, क्यों विदेशी संबंध इसके पास हैं। तो ट्राटस्की संधि करता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे 1918 से लेके 21 तक का काल, 1918 यानी आपकी नवंबर दिसंबर तक की कार्यकाल, 18 से 21 तक का काल क्या कहलाता है? युद्ध साम्यवाद। युद्ध साम्यवाद, जो इसकी नीतियाँ होती है वो क्या होती है? युद्ध विरोधी युद्ध साम्यवाद, यानी स्थापित साम्यवाद की नीतियाँ प्रसारित की जाती है, ठीक है। क्रांति, अब इसमें क्या होता है, जब इसकी सरकार करेंसी की नेतृत्व में जो सरकार गिरा दी जाती है, जब वो हट जाता है करेंसी की, अब विरोध तो होगा। तो अब मैंने बताया श्वेत और लाल आतंक। अब श्वेत तो किसका हो गया? ब्रिटेन अमेरिका के समर्थक। लाल आतंक किसका हो गया? आपके ट्राटस्की युद्ध मंत्री इसके स्थापित की थी, ठीक है। अब इन दोनों के बाद में विरोध होता है। तो लाल के अंदर तो विद्रोह होता है। तो अब विद्रोह कैसे होता है? साइबेरिया में तो कोचक, जनरल कोचक कर देता है। दक्षिण रसिया में कौन करता है? डेनिकिन कर देता है। उत्तरी में ये सब जनरल होते हैं, यानी क्या नाम है आपके सेना के प्रमुख होते हैं। दक्षिण पश्चिम में रैनगल कर देता है विद्रोह, ठीक है। इधर आपके लाल आतंक ट्राटस्की के नेतृत्व में 1918 में इसको ये क्या कर देते हैं? लाल आतंक ट्राटस्की क्या कर देते हैं? अब ये क्यों श्वेत और लाल आतंक की बात आती है? क्योंकि ये क्या कर देते हैं, जो राजतंत्र होता है इसको हमेशा के लिए ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। यानी जुलाई 1918 के अंदर निकोलस के परिवार की पूर्व की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? आपके जो ट्राटस्की यानी लाल आतंक के द्वारा निकोलस का सुपड़ा ही साफ कर दिया जाता है उसके परिवार का। उसके बाद इनकी जो चेका होती है, एक विशेष अदालत का गठन किया जाता है क्योंकि हत्या कर दी जाती है। अब विशेष अदालत होती चेका, श्वेतों का मतलब दबदबा वैसे कायम था, ब्रिटेन और अमेरिका को ये कहाँ दबा पाता। तो अब ये चेका एक आंदोलन, एक विशेष अदालत गठित करते हैं। अदालत निर्णय देती है, जो आपके ये क्रांतिकारी होते हैं इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। उसके बाद में जब लगता है हाँ ठीक है अब हिसाब बराबर हुआ, तो फिर क्या होता है, दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, ठीक है। 1921 में संघर्ष खत्म और समझौता हो जाता है, संघर्ष खत्म हो जाता है। अब लेनिन ने अपनी नीति देता है 1921 से 1929 तक, इसे बोलते हैं लेनिन की आर्थिक नीति। इस लेनिन की आर्थिक नीति में क्या होता है, जो पुरानी पद्धति पे क्रय विक्रय का कार्य हो रहा था उसको रोकने का प्रयास। जैसे किसानों को अपने टैक्स के रूप में अनाज दिया जाता है, उन्होंने बोला नहीं आपको अनाज नहीं देना, आप किस में दोगे? करेंसी बन जाती है रूबल के अंदर आप हमें क्या दोगे? अपना टैक्स दोगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही किसानों को क्या करते हैं, खेती पे हक दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक जो बैंक होता है इनका शासकीय बैंक 1922 का, उसके अंदर एक शब्द आएगा चैवोनेस एक शब्दावली है। जैसे कोई भी बैंक नोट कितने छाप सकता है, जितना उसके पास गोल्ड होगा। तो इसी प्रकार उसके पास कितना गोल्ड होना चाहिए? 10 स्वर्ण रूबल के बराबर गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। तब वो क्या करेगा, बैंक नोट जारी करने का अधिकार, ठीक है। उसके बाद इसने स्टालिन, अब इसमें स्टालिन क्या हो जाता है, इसके अंदर सफल हो जाता है। ट्राटस्की को क्या कर देता है ये, अब हाँ सॉरी, इसके बाद ये लेनिन की नीति 1924 के अंदर क्या होता है, लेनिन की मृत्यु हो जाती है। अब वापस युद्ध, अब ये दो हीरो हो गए, अब इन दोनों के बीच में युद्ध। स्टालिन मजबूत होता है, स्टालिन इसको हटा देता है, ये यहाँ से निर्वासित देश निकाला दे देता है। ट्राटस्की चला जाता है मैक्सिको के अंदर जाके इसकी हत्या करवा दी जाती है या हत्या हो जाती है। हमें देखने को मिलेगा जब हम इतिहास पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास,
तब देखने को मिलेगा किसका नाम, अकबर के काल के अंदर, जब उनका वो क्या नाम होता है, अकबर उसको निकाल के बाहर भेज देता है, जो उसका वजीर होता है, वजीर वहाँ चला जाता है, वजीर को वहाँ पे क्या है, रास्ते के अंदर उसके अफगान द्वारा हत्या कर दी जाती। इसी प्रकार यहाँ पे भी हत्या का क्रम चालू था, इन नेता को मार दिया कि आगे कोई इसका सक्सेसर हमें देखने को नहीं मिले, ठीक है, किसानों से कर, ठीक है। इस प्रकार स्टालिन के नेतृत्व में आपकी सरकार स्थापित होती है। नमस्कार, आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा।